नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्योषा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें उन्होंने जो काल विभाजन दिया है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन देख रहे हैं हम। पिछले वीडियो में हमने मिश्र बंधु द्वारा जो किया गया काल विभाजन देखा था। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित काल विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो एक तो रामचंद्र शुक्ल ने अलग अलग कालखंड को या जैसे काल को उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिए हैं और एक नया प्रयास उन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास प्रमाणित समझा जाता है और हिंदी में प्रथम प्रयास है, नया प्रयास है वो। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की यदि हम मिश्र बंधुओं के सात काल विभाजन की अगर विभाजन परक तुलना करेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं सामने आ जाएंगी। जैसे एक अगर विशेषता बतानी है तो मिश्र बंधुओं का हमने कल काल विभाजन देखा था। तो मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में उन्होंने प्रारंभिक काल या पूर्व आरंभिक काल की जो सीमा है 700 ईस्वी सन से मानी है और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 700 ईस्वी सन के स्थान पर उन्होंने 1050 जो माना है। तो अर्थात यहाँ सीमा थोड़ी सी निकट तो है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा किए गए भेदों उपभेदों की कुल संख्या को इन्होंने 10 से घटाकर 4 तक सीमित कर दिया है। अब इससे इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता और सुखभोगता आ गई है। हम ये देखते हैं कि अपनी इसी विशेषता पूर्णता के कारण वह बहुमान्य और बहुचर्चित रहे हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास प्रमाणित समझा जाता है। उसी का आधार लेकर आने वाले सभी जो इतिहासकारों ने अपना इतिहास लेखन किया है। शुक्ल हो तो साहित्यकारों में ऐसे अनेक आचार्य शुक्ल की भांति उपयुक्त, जैसे हमने काल विभाजन किया तो काल विभाजन की तीव्र आलोचना तो बहुत सारे आलोचकों ने या इतिहासकारों ने की है। उसके अनेक दोष भी उन्होंने स्पष्ट किए हैं, किंतु उसे संशोधित करने का, नया रूप देने का प्रयास किसी को नहीं मिला है या सफलता किसी को नहीं मिली है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है कुछ इस तरह है। उन्होंने 4 खंडों में काल विभाजन किया है। एक है आदिकाल। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा कहा है और इसका समय है संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको उन्होंने भक्तिकाल कहा है, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको उन्होंने रीतिकाल कहा है और रीतिकाल का समय है संवत 1700 से संवत 1900 तक। चौथा है आधुनिक काल और इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक इन्होंने इस काल का काल विभाजन किया है, समय निर्धारण किया है। अब इस काल विभाजन का जो आधार है उस आधार को हम देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रत्येक काल को 2 नामों से संबोधित किया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल ये कहा है। अब इनके द्वारा लिखे इतिहास में जो परंपरा से प्राप्त जो मनोविज्ञान है उसके आधार पर उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल ये नाम तो उन्होंने दिए हैं जो विभाजन युगानुरूप है, जैसे आए हैं वैसे उन्होंने, लेकिन साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने प्रत्येक कालखंड को एक अलग नाम दिया है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस आदिकाल में बहुत सारी वीर परक जैसे रचनाएं लिखी गई, वीर गाथा परक रचनाएं हमें मिलती है, इसलिए शायद उन्होंने वीर गाथा काल ये नाम दिया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि आधुनिक काल को भी उन्होंने गद्य काल कहा है, क्योंकि गद्य का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। तो उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर उस काल के वीर गाथा काल हो या आधुनिक काल को गद्य काल हो या भक्ति काल, रीति काल को इन्होंने अलग अलग पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल जिस तरह नाम दिए हैं वो एक प्रवृत्ति की प्रमुखता को लेकर बनाए गए नाम हैं। इन्होंने मध्यकाल को साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा। जैसे हमने देखा कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल कहा और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा। अब ये रीति पद्धति और भक्ति पद्धति ये 2 पद्धति हम जानते हैं, क्योंकि भक्तिकाल में बहुत सारे जो भक्तगण आते हैं उन्होंने अपने भगवान के प्रति समर्पित बहुत सारी रचनाओं का सृजन किया है। रीतिकाल में रीतिपरक रचनाएं आती हैं, जैसे भक्तिकाल और रीतिकाल ये इन्होंने नाम तो दिए हैं। आधुनिक काल की गद्य प्रवृत्ति के आधार पर मैंने जैसे कहा कि उन्होंने गद्य काल कहा है।
साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण करते हुए ऐतिहासिक जो कालक्रम है और सुनियोजित जो विभाजन शुक्ल जी ने अत्यंत थोड़ा सा सटीक सुस्पष्ट किया है और ये तरीका सभी को अच्छा ही लगा है। शुक्ल जी ने ग्रंथों की प्रसिद्धि से ग्रंथों का चयन किया है, जिसमें अपभ्रंश भाषा के 4 और देशी भाषा के 8 ग्रंथ शामिल हैं। अर्थात 12 ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन करके कालों का विभाजन किया हुआ है। अब इस नामकरण की कुछ विशेषताएं उनके हैं। काल विभाजन के संबंध में उनका ये काल विभाजन हमने जैसे कहा कि सुस्पष्ट है और तर्क संगत भी है। शुक्ल जी का काल विभाजन गंभीर अध्ययन एवं चिंतन करके किया गया है, जो साहित्यिक प्रवृत्ति मूलक एवं वैज्ञानिक आधार पर या अध्ययन करके भी उसको लिखा गया है। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को केवल 4 ही विभागों में विभाजित करता है और इसका कारण अध्ययन की दृष्टि से संक्षिप्त, सरल और उसको सुबोध बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। प्रत्येक काल को उन्होंने दोहरा नामकरण दिया है, ये भी उनके नामकरण की विशेषता है और उस काल के साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने कालखंडों का विभाजन किया है या नामकरण किया है, जो अत्यंत सटीक है। शुक्ल जी के बाद आने वाले हिंदी इतिहासकारों ने इनके इतिहास का आधार लेकर ही काल विभाजन प्रस्तुत किया है, जिससे इनके काल विभाजन की स्पष्टता, तर्क संगतता और जो सशक्तता ये सिद्ध होती है। अब इनके काल विभाजन की कुछ त्रुटियां भी बताई जाती है, क्योंकि है कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ ईस्वी सन 1050 में युक्ति संगत नहीं है। जैसे मिश्र बंधुओं ने 700 ईस्वी सन से माना था, उसको भी आलोचकों ने नकारा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से माना है, तो इनको भी आलोचकों ने नकारा हुआ है। शुक्ल जी ने जिन 12 प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया हुआ है, उसमें से 4 उन्होंने अपभ्रंश भाषा के लिए है, बाकी के 8 देशी भाषा के। इसमें कुछ ग्रंथ संदिग्ध है, जो मिलते नहीं हैं, और कुछ अप्रमाणित है, जिनका आधार कोई नहीं है। फिर भी इस जो ग्रंथों का ये आधार नहीं है और फिर उस ग्रंथ के आधार पर हम इतिहास का लेखन कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या हो सकता है? इसीलिए ये काल विभाजन बराबर कैसे हो सकता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। मतलब जिस ग्रंथों का आधार लेकर रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है, वह ग्रंथ ही अप्रमाणित है, संदिग्ध है कुछ। और वीरगाथा काल उचित प्रतीत नहीं होता इनको, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि इस काल में राजाश्रित है, धर्माश्रित है, लोकाश्रित है, ऐसे तीनों भी प्रकार के जैसे रचनाएं, काव्य धाराएं प्रवाहित मिलती है। तो फिर हम राजाश्रित काव्य धारा को ही संबंधित जो प्रवृत्ति है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा, राजाश्रित जो रचनाएं थी, उसको ही आधार बनाकर उन्होंने काल को ही वीरगाथा काल ये नाम दिया है। क्यों इसका नामकरण ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दूसरी लोकाश्रित भी ये प्रवृत्ति थी, धर्माश्रित भी प्रवृत्ति थी। तो इन नामों के आधार पर ये थोड़ी सी हम देख सकते कि धर्माश्रित हो या लोकाश्रित हो, इस नामों की ओर उनकी थोड़ी सी उपेक्षा रही है, इसीलिए थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता। शुक्ल जी ने प्राप्त सामग्री पर वे स्वयं संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने एक जगह पर कहा भी है कि वो स्वयं इस काल विभाजन के संबंध में, या जो उन्होंने ग्रंथों का आधार लिया था, उस ग्रंथों के आधार पर वो स्वयं जैसे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है कि जो ग्रंथ मुझे मिले हैं, उस ग्रंथ की अप्रामाणिकता और संदिग्धता मुझे मालूम होती है। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का काल विभाजन आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।